हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन का आज 73वां पार्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीएचई, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गढ़ पूर्ति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 55 सदस्य। ठीक है, संसद की सदनों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गढ़ पूर्ति आवश्यक होती है और गढ़ पूर्ति के लिए जो है सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग यानी 1/10 भाग का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में जो है 25 गढ़ पूर्ति होते हैं और लोकसभा में जो है 55 गढ़ पूर्ति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और राज्यसभा का पूछेगा तो 25। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या तो विकासवादी सिद्धांत करता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या विकासवादी सिद्धांत करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसमें जो है सर्वमान्य सिद्धांत, ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत है। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से थे? तो मैकाइवर थे, ब्लंटसली थे, बर्क थे, मॉन्टेस्क्यू थे, लीकॉक थे, गार्नर थे, बर्गस थे। ठीक है, तो ये सभी जो है विकासवादी सिद्धांत से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद का मूल तत्व जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद का सारभूत अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, उदारवाद का सारभूत जो अर्थ होता है वो स्वतंत्रता होता है। बाह्य प्रतिबंधों से जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता उदारवाद ये कहलाता है। ठीक है, और उदारवाद का जनक कौन माना जाता है? तो जॉन लॉक माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, ये भी पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, परंतु जो है सभी धर्मों को समान व्यवहार करने का आज्ञा देता है। वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, और समानता क्या होता है? समानता होता है राजनीतिक समानता का मतलब बुनियादी तौर पर सार्वजनीय मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार है। ठीक है, और सार्वजनीय मताधिकार का मतलब होता है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है और एक व्यक्ति का एक ही मत होता है, उसी को क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो कितने माह बाद? तो 1 वर्ष बाद। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन से 1 वर्ष बाद ही सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरपंच को अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किस मामले में? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद जो है संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अभी तक जो है देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो है कुल 17 मामले, ठीक है, कुल 17 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा जो है इसको घोषित किया है। 17 मामले को जो है सर्वोच्च न्यायालय आधारभूत ढांचा घोषित किया है, जिसमें आप लोग
देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिसमें पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक प्रणाली, चौथा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, पांचवा है संघात्मक शासन प्रणाली, छठवां है संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, सातवां है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आठवां है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, नौवां है विधि का शासन, दसवां है स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, 11वां है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, 12वां है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, और 13वां है संसदीय शासन प्रणाली, और 14वां है संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, और 15वां है आपका संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, और 16वां है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और 17वां है अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। ये 17 जो हैं, इन 17 को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा घोषित कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये अरस्तु द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन के अंगों का विधायी, कार्यकारी तथा न्यायविद 3 अंगों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, अरस्तु ने जो है सरकार को 3 अंगों में शुरू में ही व्यवस्थित कर दिया था, विधायी, दूसरा था कार्यकारी और तीसरा न्यायविद। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था ऑस्टिन ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जो है जॉन ऑस्टिन से हुआ था, और उसने 1832 में एक पुस्तक प्रकाशित किया था। उसका नाम था प्रोविंस ऑफ जूप्रीडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, और इसमें उन्होंने वैधानिक प्रभुसत्ता अथवा एकात्मवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता को अदेय, अभिजातपूर्ण तथा मर्यादित माना था। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पूछता भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? यहाँ पूछा है, नहीं लेता है पूछा है। तो विधान परिषदों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल ये नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रन्यास सिद्धांत, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था, और उनके अनुसार जो है संपत्ति के निजी नियंत्रण में रहे। उनके अनुसार संपत्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु वे स्वयं को उसका संरक्षण माने, उसका स्वामी नहीं। और यह ईसोपनिषद में जो है प्रस्तुत अपरिग्रह के आदर्श पर आधारित है तथा वह भागवत के अनुरूप भी है। और इसकी यह मान्यता है कि हमारा दावा केवल उतने पर ही जो हमारी भूख को शांत करे, अन्यथा उससे अधिक की इच्छा करना चोरी के समान है, और यह एक दंडनीय अपराध भी है। ठीक है, तो ये प्रन्यास सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो है न्यासी परिषद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है राष्ट्रसंघ की
मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर जो है न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए जो है न्यास समिति का निर्माण किया। और जो मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी। और 1994 के बाद जो है न्यासिता परिषद लगभग समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये जो आई थी न्यास परिषद, ये आई थी मैंडेट व्यवस्था के जगह पर। ठीक है, मैंडेट व्यवस्था के जगह पे आई थी, लेकिन ये भी जो है 1994 से निष्क्रिय कर दी गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? अशांति का अग्रदूत तो बाल गंगाधर तिलक को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य भी कहा जाता है, बेताज बादशाह भी कहा जाता है, हिंदू राष्ट्रवाद के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और लंदन टाइम्स के संवाददाता वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल, इसको याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, तो सारे नामों को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? ये किसने कहा है? तो अरविंद ने कहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, यह कथन अरविंद घोष का है। यह एक महान योगी व दार्शनिक थे। इन्होंने युवा अवस्था में जो है स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, किंतु बाद में वह एक योगी बन गए और पुडुचेरी में एक आश्रम इनके जगह आश्रम स्थापित भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है? तो वो है वर्ग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स जो है राज्य को एक वर्ग मानता है। वह कहता है कि राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे, और मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। राज्य वर्ग समाज की उपज है, उसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ और वर्गों के अंत के साथ ही उसका जो है लोप हो जाएगा, यह धीरे धीरे मुरझा जाएगा। ये सभी बातें मार्क्स के द्वारा कही गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द है, इसका प्रयोग जो है 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवेन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका एक थी, ओ नाइट कोऑपरेटिव, और इसी में जो है व्यक्तिवादी और उदारवादी के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए जो है किया गया था। और उसके बाद जो है रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदायों ने जो है समाजवादी और समाजवाद शब्दों का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है? तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है कब? जब राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान साथ में हो। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान द्वारा जो है सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों को क्रम से याद रखिएगा यहाँ पे, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।